क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत आर्टिकल आ रहे हैं। अब किसी ने पीआईएल डाल दी है कि क्लाइमेट चेंज को एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में भी डालो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी। मैं आपका स्वागत करता हूं यूपीएससी समाचार में। आज 19 जुलाई है और बहुत सुंदर सुंदर खबरें आई हैं। जो पहली बार आए हैं चैनल में उनको बता दूं कि एकेडमी 108 सिलेक्शन दे चुकी है पिछले 3 साल में। इस साल भी बेहतरीन सिलेक्शन रहा 51 स्टूडेंट्स का। पिछले साल भी रैंक 1 ऑफलाइन स्टूडेंट थे एकेडमी के, तो बहुत अच्छा प्रदर्शन जा रहा है। इसी के साथ अभी 2025 एचसीएस के लिए बैच चालू है। अगर आप एचसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल बैच है। गर्ल एजुकेशन के लिए एकेडमी की तरफ से 22 लड़कियों को पूरा 1 साल के लिए फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोवाइड करी जा रही है। 28 तारीख को टेस्ट होने वाला। आप भी इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज देखते हैं एनवायरमेंट में सॉरी न्यूज़पेपर में क्या क्या आर्टिकल आए हैं। पहला तो ये है कि क्लाइमेट को है ना ग्रीन इंपैक्ट रिपोर्ट का पार्ट बनाए। बार बार आर्टिकल आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज पे कि भाई क्लाइमेट चेंज को अब हमें कानून में डालना चाहिए। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होता है उसमें डालो कि क्लाइमेट चेंज अब रियलिटी हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे। वास्को डी गामा ने कह रहे हैं कि भाई लेगेसी आई। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया और अपने साथ टबैको भी इंट्रोड्यूस किया पोर्तुगीज ने। तो आज पूरे वर्ल्ड में टबैको के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। हर साल 80 लाख लोग कैंसर से टबैको से मरते हैं। कैंसर हो, हार्ट की बीमारी हो, बहुत सारी बीमारियां हैं, पैसे भी खराब होते हैं और हेल्थ भी। अगला आर्टिकल है हाउ डू असम फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल फंक्शन। असम के अंदर 1971 बांग्लादेश के बाद बहुत सारे लोग माइग्रेट कर गए थे, तो वहां पर ऐसे ट्रिब्यूनल बनाए जाते थे कि कौन हमारा सिटीजन है कौन नहीं है। तो कुछ ऐसे ट्रिब्यूनल बनाए गए रिसेंट में। पहले सेंटर को पावर होती थी, अब स्टेट को भी है, तो उसको लेके ये आर्टिकल आ रहे हैं। आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट जो कि अफ्रीकन एक कंट्री है, वहां पे रिसेंट में उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज करी है। अब वो एग्रीकल्चर की जगह ऑयल एक्सप्लोरेशन, गोल्ड, लिथियम इसमें शिफ्ट करने वाले हैं। लेकिन चैलेंज ये है कि उसमें माइनिंग में बहुत सारा पोल्यूशन होगा, पैसा भी लगेगा। तो देखने लायक होगा कि क्या जो बड़ी कंट्री हैं यूएसए, रशिया, चाइना जैसे, क्या उनको छोड़ेंगे। डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट कहां पे है? डेविस स्ट्रेट पड़ेगी कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में। वहां पर एक छोटा माइक्रो कॉन्टिनेंट मिला है। अच्छी खबर है, एक्साइटिंग न्यूज है, ये भी देखेंगे। एंड इशू विद द ट्री प्लांटेशन, ये हमारा आज का एडिटोरियल है। एक पुराने रिटायर्ड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर, उन्होंने कहा कि पौधा लगाओ पौधा लगाओ, लेकिन पौधा लगाने के बाद उसका ध्यान भी रखो भाई। पौधा लगाते लगाते मोनोकल्चर भी हो रहा है। काटे हमने 10 वैरायटी के पेड़, लगा दिए एक वैरायटी के पेड़। कई बार हम उल्टा भी कर देते हैं। तो एक अच्छा आर्टिकल है क्लाइमेट के हिसाब से। मतलब ऐसे बंदों का जो आर्टिकल होता है ना, जो खुद एक अच्छे पद पर रह चुका है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से रिटायर्ड है, इनके आर्टिकल पढ़ने चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड मिलेंगे। जब कोई पॉलिटिकल लीडर लिखता है तो उसको हम थोड़ा सा कोशिश होकर पढ़ना चाहिए। तो गवर्नमेंट का ही ऑफिसर है तो लैंग्वेज गवर्नमेंट की ही मिलेगी। लास्ट में पेनिनसुलर रिवर देखेंगे और 5 क्वेश्चन भी आपके लिए रहेंगे जो डेली आप कमेंट करते हो। चलो, पहला आर्टिकल हमारा है कि भाई किसी ने पीआईएल डाल दी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि भाई क्लाइमेट चेंज को एनवायरमेंट इंपैक्टमेंट असेस, कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाते हो उसके लिए आपको एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो इसका क्या प्रभाव होने वाला है नेचर पे या एनवायरमेंट पे। लेकिन अभी तक हम लॉन्ग टर्म जो है, क्लाइमेट चेंज एक या 2 दिन का फिनोमेना नहीं है, करीबन 30-35 साल का जो एवरेज होता है उसको हम क्लाइमेट लेते हैं। तो अब ये कह रहा है कि भाई मद्रास हाईकोर्ट में इन्होंने एप्लीकेशन डाली कि भाई ऐसा इंक्लूड करना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट ने मान ली है, गवर्नमेंट को भेजा है कि रिपोर्ट बताओ कि इसके ऊपर क्या करना चाहिए, कि कैसे हमारे हेल्थ और एनवायरमेंट के ऊपर क्या क्या कंसिक्वेंस होने वाले हैं। तो एक अलग से कानून आना चाहिए। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है, तो राइट टू लाइफ इज राइट टू हेल्दी लाइफ भी उसके अंदर ही आता है। अगर एनवायरमेंट साफ नहीं रहेगा तो हेल्दी हम कैसे रह पाएंगे। तो भाई कार्बन फुटप्रिंट, ग्रीन हाउस एमिशंस और ये सब जुड़े हुए वर्ड हैं। तो ऐसे पहले से और भी ऐसी कंट्री हैं जो इस तरह का काम पहले से कर चुकी हैं, हम नई नहीं है, वो क्लाइमेट चेंज को लेके पहले से कानून बना चुके हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, अलग से टॉपिक भी है यूपीएससी में। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नाम से पता लग रहा है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है जिसमें हम इवेल्युएट करते हैं क्या क्या पोटेंशियल डेंजर होंगे। अगर आप मान लो एक ब्रिज बना रहे हो तो वहां पर आसपास कौन है। मान लो आप न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हो तो भाई कहां बनाओगे। ज्यादा आबादी होगी तो वहां नहीं बनाना चाहिए। या आप कोई ईंट का भट्ठा लगाते हो, वो गांव से शहर से दूर होना चाहिए। इस तरह के हमें उसके इंपैक्ट को पहले से देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये कह रहे कि भाई इसको भी इंपैक्ट करो। अगले आर्टिकल में ये कह रहा है कि वास्को डिगामा जब भारत आया 1498 में आया था, यहाँ 47 लिखा हुआ है। तो वास्को डिगामा आया तो भाई पोर्तुगीज वगैरह, पोर्तुगीज ही था वो भी, तो अपने साथ टबैको वगैरह लेके आया। तो टबैको
से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। बेनिफिट इतना ही है कि उससे एक तरह का नशा होता है और एक लार्जली कंज्यूम किया जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड में। पूरे वर्ल्ड में 80 लाख लोग हर साल मर रहे हैं उससे, और बहुतों का हेल्थ खराब हो रही है, पैसा लग रहा है, कैंसर हो रहा है, कार्डियोवास्कुलर हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक आ रहे हैं, ट्रॉमा आ रहे हैं, ठीक है, मुंह से बदबू भी आती है, होठ काले हो जाते हैं, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, और जितना नशा करते जाओगे उतना ज्यादा नशा होता जाएगा। आज सबसे बड़ा एडिक्शन है टबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, ठीक है, तो ये सब है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि भाई ना वो लॉन्च करता ना ये वर्ल्ड की हालत होती। तो प्रॉब्लम आपको पता ही है, आप आराम से लिख दोगे, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर, कैंसर, ठीक है। तो इनिशियली तो इंडिया में नहीं था। अब दिक्कत क्या आ रही है, दो एजेंसी हैं। एक एजेंसी है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये कहती है कि भाई टबैको को यूज कम करो। दूसरी एजेंसी है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये टबैको क्रॉप की यील्ड को बढ़ाने के लिए रिसर्च कर रही है। तो मतलब एक ये समझो कि द्वंद चल रहा है कि हम करें तो करें, करें तो करें क्या। तो इस हिसाब से अब अल्कोहल है, सबको पता है अल्कोहल पी के कोई फायदा तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार लाइसेंस देती है। हर शहर में मेडिकल शॉप हो ना हो, ठेका जरूर मिल जाएगा गांव गांव तक। तो इस तरह से ये मतलब क्या दिखा रहा है कि हमारे सोसाइटी में ड्यूअल स्टैंडर्ड्स हैं। इकोनॉमी और हेल्थ कैसे रिलेटेड हैं, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है पैसे को तो सरकार उसको अलाउ कर देती है। बिजनेसमैन ये नहीं सोचते कि कैसे लोग मर जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 21 में जैसे राइट टू हेल्थ बोला गया है, डीपीएसपी में बोला कि पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करो। तो इसमें एक नई चीज, नया एंगल देखने लायक ये चीज है कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है, जीन एडिटिंग टूल, हमने पहले भी देखा था। तो ये कह रहे हैं कि जो टबैको की क्रॉप है उसका जीन एडिट कर दे और उसको ऐसा बना दे कि टबैको का स्वाद रहे लेकिन वो नुकसान ना हो, इस तरह कुछ प्लान कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। और ये एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं, सरोगेट एडवर्टाइजिंग, कि किसी स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर कर दिया, किसी आईपीएल की टीम को स्पॉन्सर कर दिया, है ना, जैसे मैकडोनल्ड है या जितनी ब्रांड हैं वो स्पोर्ट्स के थ्रू या सेलिब्रिटीज के थ्रू, या जैसे एक ऐड आती है जुमा केसरी, बोलो जुमा केसरी, ठीक है, कमला पसंद। तो बड़े बड़े एक्टर, अजय देवगन, अक्षय अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, इनको पता नहीं कितने पैसे मिलते होंगे इन चीजों के ऐड के लिए। तो ये सारी एडवर्टाइजमेंट पे चल रहा है। तो अब कह रहे हैं कि भाई क्या इसको हम पेंडेमिक घोषित ना कर दें। पेंडेमिक क्या होता है, जो जो बड़े लेवल पे फैल जाए, लोगों की डेथ कराए, है ना। तो 8 मिलियन डेथ तो करा ही रहा है, डिसेबिलिटी हो रही है लोगों को, तो ये करना ही चाहिए। 2012 में क्वेश्चन आया कि भाई इन इनमें से कौन सी चीज जो है जो इंग्लिश ने इंट्रोड्यूस करी। अब भाई असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू बेस्ड नेचर ऑफ द सोइल ये पहले हो चुकी थी। कैनन का यूज भी बाबर कर चुका था। टबैको वगैरह है ये पोर्तुगीज कर चुके थे। तो कोई भी चीज इंग्लिश ने इंट्रोड्यूस नहीं करी तो आंसर हो जाएगा नन। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप न्यूज़पेपर से भी कर सकते हो। अगला आर्टिकल हमारा है कि असम गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्ट किया बॉर्डर जो विंग है स्टेट पुलिस को कि भाई जो केस हैं नॉन मुस्लिम्स के जो इलीगली आए हैं 2014 से पहले, उसको फॉरेन ट्रिब्यूनल से मत डालो। तो हमें हमारे लिए समझने का मतलब क्या है, फॉरेन ट्रिब्यूनल होते क्या है। ये एक तरह की कास्ट जुडिशियल बॉडी होती है और ये डिटरमाइन करती है कि जो इंडिया में रह रहा है वो यहाँ का फॉरेनर है कि नहीं है, क्या वो लोकल है, ठीक है। तो ये ट्रिब्यूनल वगैरह करते हैं। तो इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, वो हमें नहीं जानना है, मैं सिर्फ बता देता हूँ प्रोसेस होता कैसे है। पहले रेफर करते हैं, फिर नोटिस इश्यू होता है, फिर वो अपने एविडेंस देता है, फिर वेरीफाई करते हैं, फिर हियरिंग होती है, फिर जजमेंट पास होती है। फिर अगर वो नहीं है तो उसको हम डिपोर्ट कर देते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आती है, इसमें करप्शन बहुत ज्यादा आ गया है कि पैसा दो और झूठे को सच, सच को झूठा बनाने में कितना समय लगता है। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा हास्टी भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इसके जो फैसले हैं उसको बदल दिया है। फॉरेन ट्रिब्यूनल ने कुछ कहा और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा। तो इस तरह से ये सारी प्रॉब्लम तो आती हैं। लेकिन कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन मैं कहता हूं कि कंक्लूजन किसी भी आंसर राइटिंग में जब आप लिखते हो तो उसकी जान होती है, आपने कंक्लूड कैसे किया है। तो नीड टू इंप्लीमेंट स्ट्रिक्ट ओवरसाइट एंड ऑडिटिंग ऑफ फॉरेन ट्रिब्यूनल्स, एंश्योर फेयरनेस एंड अडेरेंस टू लीगल प्रोसीजर्स, regular reviews and monitoring prevent corruption and malpractice, ensuring that notice are properly served and tribunal process are transparent। ये होते हैं रेडीमेड कंक्लूजन, आप इनको उठा के लिख भी सकते हो। अगर फॉरेन ट्रिब्यूनल पे कभी भी क्वेश्चन आ गया जीवन में तो मैं इसको ऐसे कैसे चिपका दूंगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार आते रहते हैं, तो उनकी कंक्लूजन आप स्टैंडर्ड भी तैयार कर सकते हो। स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शंस, स्टैंडर्ड कंक्लूजन कैन बी प्रिपेयर्ड इन योर सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। प्रीलिम्स का फैक्ट है, आइवोरी कोस्ट है, एक कंट्री दिखाते हैं, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहां पर आइवोरी कोस्ट है, ठीक है। तो इस इनका मेन काम था एग्रीकल्चर। अब इन्होंने यहाँ पर ऑयल और गैस के रिजर्व्स बहुत बड़े अमाउंट पे उन्होंने पाए हैं, गोल्ड, लिथियम, और इनके इसके बाद भंडार निकल आए हैं। तो अब ये शिफ्ट करना चाहेंगे उस पे।
तो जैसे शिफ्ट करेंगे तो एक्सपेंड करेंगे, तो इन्होंने एक मीटिंग भी रखी है इंटरनेशनल लेवल की, ये एग्जीबिशन दिखाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, देखो अब ऑयल गैस का एक्सट्रैक्शन होगा तो वहां पर डिफोरेस्टेशन होगा, पेड़ काटे जाएंगे, माइनिंग होगी, भयंकर पोल्यूशन होगा, वाइल्ड लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, आसपास की पॉपुलेशन भी डिस्टर्ब होगी, यूएन को भी प्रॉब्लम हो सकती है, यूएसए वाले हो सकते हैं इसको बंद भी करवाना चाहें, अपने हिडन मोटिव्स भी लेके आएंगे, उसकी ब्लैक मनी स्मगलिंग, यू ऑलवेज नो कि जहां पैसा आता है ये चीजें वहां सारी आ जाएंगी, तो इसको मैनेज करना इनको मुश्किल होने वाला है। बस इतना आपको पता रहना चाहिए आइवरी कोस्ट कहां पर है, क्या कुछ है। इस तरह का तक 2000 क्वेश्चन 2013 में भी आया है कि आपसे क्या पूछते हैं, कोई इंटरनेशनल मेजर चीज न्यूज में है, ये पूछ लेंगे वो कहां पर है। जैसे एटलस माउंटेन्स है भाई, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है, ठीक है। एबेसियन प्लेटू, गुयाना आइलैंड्स, ओकांगो आइलैंड, तो ये पेटागोनिया जैसे सबसे बड़ा वेटलैंड है। तो इस तरह के जो टर्म्स हैं ये अपनी एटलस में ही लिख लेना, आप एटलस में जाके देखना एटलस माउंटेन्स कहाँ है, ठीक है। तो जितने भी बड़े बड़े मेजर रिवर्स मेजर, तो ये सारे आपको पता रहना चाहिए, खासकर जो न्यूज में चल रहे हैं वो तो पता होना ही चाहिए। एक ये डेविस्टेट न्यूज में है, ये ग्रीनलैंड है और ये हमारा इधर कनाडा है, इसके बीच में डेविस्टेट है, यहां पर एक माइक्रो कॉन्टिनेंट मिला है कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में, तो उसका नाम रखा गया है डेविस्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट। ज्यादा बड़ा नहीं है, 1924 किलोमीटर थिक है, थिंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट उसमें है। तो भाई इतना पता होगी डेविस्ट्रेट कहां पर, ज्यादा को उसमें भड़क लेने वाली जरूरत है नहीं। ये एडिटोरियल बहुत काम का है, मोहन चंद्र परगिया ने लिखा है, फॉर्मर आईएफएस ऑफिसर हैं, हैदराबाद में पोस्टेड थे। बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है इन्होंने, आप आराम से पढ़ना इस आर्टिकल को, ओरिजिनल आर्टिकल पढ़ना, ठीक है, अपने डाउनलोड करके उसमें से ग्रुप में से। तो इन्होंने ये कहा कि देखो भाई, अनकंट्रोल्ड एक्सप्लोटेशन जो हुआ है फॉरेस्ट रिसोर्सेज का, उसकी वजह से वर्ल्ड वाइड नेशन चेंज, मतलब फॉरेस्ट में चेंज आया है, फॉरेस्ट कटते जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। जो अर्थ कभी पूरे पेड़ों से ढकी हुई थी, आज वहां पर कॉन्क्रीट जंगल्स हैं, इतनी गर्मी आज तक कभी नहीं पड़ी है, पोलर बियर भी परेशान है, आइस मेल्ट हो रही है, सी लेवल का राइज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्ट हो रही है, हम सांस ले लेंगे तड़प रहे हैं, कमरे में एसी, कार में एसी, घर में एसी, सब जगह एसी एसी हो रखा है। जो गरीब आदमी है वो रिक्शा चला रहा है, गर्मी में मर रहा है, उसको प्रॉब्लम आ रही है। तो somehow we are ignoring, our end is very near। अगर ऐसे चलता रहा 4-5 साल और, तो भाई हमारा वो दिन दूर नहीं है कि हम लिटरली मरने लगेंगे गर्मी से, ठीक है, बाहर जो गया वो उबल गया, इस तरह इतनी गर्मी पड़ सकती है। चलो, तो टारगेट तो ये है यूनाइटेड नेशंस का कि भाई 350 मिलियन हेक्टेयर हम रिस्टोर करें। जो 2021 से 30 का जो 10 साल है, इसको यूएन ने क्या घोषित कर रखा है, डिकेड ऑफ द इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। इस तरह के जो कीवर्ड हैं कि भाई ये डिकेड, ये ईयर, जैसे 2023 था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया, अभी अभी इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमल्स घोषित किया है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो डिकेड है 10 साल, इसको क्या बोला, डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि भाई 2021 से 30 वाला क्या घोषित किया है, उसमें एआई मिलेगा, उसमें मशीन लर्निंग मिलेगा, उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग मिलेगा, उसमें ये मिलेगा। तो इस तरह से आपको नहीं पता होगा तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये कह रहे हैं कि रिसेंट में बहुत सारे देश कर भी रहे हैं, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका मेजर था 1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट, पाकिस्तान ने चला रखा है 10 बिलियन ट्री सुनामी, चाइना का भी है ग्रेट ग्रीन वॉल, इस तरह के हैं। मीडिया का अटेंशन भी मिल रहा है, लोग रील भी बना रहे हैं, एक पीपल बाबा करके इंस्टाग्राम पे काफी फेमस हो रखे हैं। कुछ ऐसे इंस्टाग्राम पे चैनल्स भी हैं जो आप एक कमेंट करोगे तो वो एक प्लांट लगाएंगे आपके नाम से। तो लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन कितना, ये मुट्ठी भर हैं। जब तक सरकार नहीं चाहेगी, अगर सरकार चाहे तो 1 साल में पूरी धरती को हरी कर सकती है, कि भाई सारे ऑयल प्रोडक्ट्स रोक दो, पोल्यूशन रोक दो, जो अननेसेसरी व्हीकल है उनको रोक दो, अपने साइकिल पे जाओ, पैदल जाओ, हर आदमी के पास गाड़ी है, पोल्यूशन हो रहा है, सरकार चाहे तो 1 मिनट में रोक सकती है, ठीक है। अल्कोहल रोकना कितना बड़ी बात है, लोग मर थोड़ी ना जाएंगे, लेकिन हिडन मोटिव्स हैं, पॉलिटिकल विल नहीं है, ठीक है। अगर 10 मेजर देश ठान ले, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूएस, कनाडा, चाइना, कि भाई 1 साल में क्लाइमेट चेंज को वापस करना है, आप कुछ मत करो, नेचर के पास इतनी एबिलिटी है कि वो अपने आप को बचा सकती है, आपको उसका रक्षक बनने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसको बंद कर दो, उसको नुकसान पहुंचाना। आप एक घर को छोड़ दो 1-2 साल के लिए, आप देखोगे 1 साल बाद उस घर पे धीरे धीरे जाले लगने स्टार्ट हो गए, पशु पक्षी आने लगे, धीरे धीरे वहां पीपल का पेड़ उगने लगा, नेचर उसको अपने कवर कर लेगा, 4-5 साल में घर को ढक लेगी नेचर, ठीक है। तो नेचर को हमारी प्रोटेक्शन जरूरत नहीं है, हमें नेचर का प्रोटेक्शन चाहिए, नेचर को नहीं चाहिए हमारी। तो इस तरह से पॉलिटिकल विल नहीं है। तो ट्री प्लांटिंग आप कर तो रहे हो कि भाई ठीक है, ट्री प्लांटिंग से ऑक्सीजन बढ़ेगा, CO2 आप रोक लोगे,
क्लाइमेट चेंज को टैकल करना चाहते हो, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना चाहते हो, प्लांटिंग प्रोग्राम है। लेकिन इशू क्या है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, बहुत कम लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कम्युनिटी में। सबको लगता है कि ये मेरी जिम्मेवारी थोड़ी ना, मैं थोड़ी ना मर रहा हूं। जब तक खुद भी ना आए ना तब तक पता नहीं लगता। पोस्ट प्लांटिंग मेजर, आपने पेड़ लगा दिया, उसके बाद उसको उसको प्रोटेक्शन देना पड़ता है। पेड़ पक्षी मतलब पशु पक्षी खा जाएं, या उसमें कोई बीमारी आ जाए, पानी ना मिले, उसको खाद चाहिए। मोनोकल्चर का रिस्क रहता है। आपने 10 वैरायटी के पेड़ काटे, आपने एक ही वैरायटी का लगा दी, जब तक डाइवर्सिटी नहीं रहेगी वो वैल्यू आएगी ही नहीं। इकोलॉजिकल इंपैक्ट भी होता है, जो आपने डैमेज कर दिया इकोसिस्टम, आपने पेड़ लगाने के चक्कर में वहां का पूरा इकोसिस्टम बिगाड़ दिया। वो वहां पर उगते थे सेब, आपने लगा दिया कैक्टस, तो आप वाइल्ड रिस्क भी बढ़ा सकते हो। पोस्ट प्लांटिंग आपको क्या करना चाहिए, मॉनिटरिंग करो, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलना चाहिए, इफेक्टिव क्लाइमेट सॉल्यूशन आना चाहिए। तो इंडिया तो वैसे पेरिस क्लाइमेट के तहत अपने कहता है हमने भाई बहुत पेड़ लगाने हैं, करीबन 10 मिलियन हेक्टेयर हमने कर भी रखा है ना। हमारा टारगेट क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि हम 33% जो है वो फॉरेस्ट बना के छोड़ेंगे। अभी कुछ 24% के आसपास है, तो वो हम कोशिश करेंगे वो बढ़ जाए। तो भाई कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होगा, मॉनिटर करेंगे, पॉलिसी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, तो क्यों नहीं होगा। अब वन महोत्सव चल रहा है, तो वन महोत्सव के तहत हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं। अगेन सबके बिना ये काम नहीं हो पाएगा, सबको मिलकर करना पड़ेगा। ठीक है, आज का जो हमारा मैप है, इसमें पेनिनसुलर रिवर चल रही है, हम पहले कुछ देख चुके हैं। आज छोटी मोटी रिवर जो बची हुई उनको देखते हैं। जैसे साबरमती रिवर है, ऊपर से आती है राजस्थान की तरफ से। वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, अरावली रेंज राजस्थान से निकलती है और बे ऑफ अरेबियन सी में गिर जाती है, वो भी कहां पे, गल्फ ऑफ खंबत में। इसकी ट्रिब्यूटरी है साई, हरनऊ, हाथमती, वकल। नोट सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि साबरमती अपने आप में ही बहुत मेजर रिवर नहीं है, जैसे इंडस, ब्रह्मपुत्र उनके जैसे, तो इसकी ट्रिब्यूटरी याद करने की जरूरत नहीं है। माही रिवर, माही मध्य प्रदेश से निकलती है और अरेबियन सी में गिरती है। नर्मदा, तापी और माही, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, ये वेस्ट की तरफ गिरती हैं। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन बनता है कौन कौन सी रिवर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, कौन सी रिवर अरेबियन सी में गिरती हैं। ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए अपने मैप में देख के। ठीक है, चलो भाई। इसके अलावा शरावती रिवर है, कर्नाटक में है। शरावती रिवर क्या है, सबसे फेमस रिवर है। इसकी खास बात क्या है, इस रिवर के ऊपर इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, जोग फॉल रिवर, या गैरोसोपा भी बोलते हैं उसको। वो शरावती रिवर कर्नाटक के ऊपर है। शरावती रिवर तो मैंने खुद देखी हुई है, मैं जब कर्नाटक गया था तो शरावती रिवर का पानी हमने देखा था, वहां खड़ा होकर फोटो खिंचाई थी। बहुत मतलब इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है वहां पे। फिर भरत पूजा है, ये भी अरेबियन सी में गिरती है, केरला के आसपास है। केरला की सबसे सेकंड बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, परियार रिवर जो है ये शिवगिरी हिल से निकलती है, और जो परियार नेशनल पार्क है उसके अंदर से गुजरती है। ये पॉइंट सुपर इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है। एक रिवर का नाम दिया और ये बोल दिया कि परियार रिवर पासिस थ्रू परियार नेशनल पार्क, आपके तोते खड़े हो जाएंगे वहां पर। आप क्या करूं, छोड़ भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। तो ऐसे इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना कहीं पर, अपने एटलस में ही लिख लेना भले ही। ठीक है, ये वैसे वेम्बनाड लेक में गिरती है परियार रिवर, लेकिन फिर बाद में वो अरेबियन सी में गिर जाता है। ठीक है, इसके अलावा सुवर्ण रेखा है, सुवर्ण रेखा झारखंड के आसपास से है, ये गिरती है अपना बे ऑफ बंगाल में, और हुंड्रू फॉल्स इसके ऊपर बन रहे हैं। बैतरणी रिवर है, ये भी इसकी तरफ फ्लो करेगी और बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। ब्राह्मणी रिवर है, नागरी विलेज झारखंड से निकलती है, ये भी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। पन्नार है, ठीक है, पन्नार हो गया, कर्नाटक के आसपास ओरिजिन होता है इसका भी, ये भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। पलार रिवर है, ये भी कर्नाटक की है। छोटी मोटी रिवर्स हैं, तो इन रिवर्स का सिर्फ इतना याद रखना, ये 11th की जो एनसीईआरटी है इंडिया नाम से, उसमें है सारी। ठीक है, 100 से ज्यादा रिवर है, कौन सी कहां गिरती है इतना तो पता करना पड़ेगा भाई। ठीक है, एनसीईआरटी का एक वर्ड भी आप नहीं छोड़ सकते। आज के जो क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा ने भारत में कौन से साल में विजिट किया, वो एग्जैक्ट ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता रहना चाहिए। उससे 100 साल पहले तैमूर का अटैक हुआ था भारत पे। बैतरणी रिवर जो है वो किस सी में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है या अरेबियन सी में। डेविस स्ट्रेट है, कौन कौन से दो कंट्रीज के बीच में लाई करती है, हमने मैप में देखा था। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए, इसका चेयरपर्सन कौन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। नेम द प्लेस वियर 0 डिग्री लेटीट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर, उस जगह का नाम बताना है जहां पर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 0 लेटीट्यूड दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। पेपर में आ चुका है पहले भी। तो इन पांचों क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा, मुझे इंतजार रहेगा, और जो लगातार एक महीने आंसर देगा उसको हम गिफ्ट भी भेजेंगे। हमने पिछले महीने ही 5 बच्चों को गिफ्ट भेजे हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करना, कमेंट करना।